नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, चाहे वो आपका एचपीआरसी का आने वाला टीजीटी का एग्जाम है, जेबीटी का एग्जाम है, या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के आने वाले एग्जाम है, हाई कोर्ट का एग्जाम है। कोई सा भी एग्जाम है जहाँ पर हिमाचल जीके पूछी जाएगी, डेफिनेटली आपको वहाँ पर हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। आज के क्वेश्चन बहुत ही ईजी रहने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं विद विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज जाट ट्राइब मेनली एसोसिएटेड। तो बोलते हैं ये जो जाट ट्राइब है ये हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। तो अगर हम बात करते हैं कि जाट ट्राइब हिमाचल के किस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है, तो जाट ट्राइब जो है वो हिमाचल प्रदेश के जो है वो पांगी क्षेत्र के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। इस जाट ट्राइब के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका रिलीजन मुख्य रूप से क्या होता है। तो ये बुद्धिस्ट जो है वो मुख्य रूप से जो है वो होते हैं। बुद्धिस्ट ये मुख्य रूप से होते हैं। अगर हम हिमाचल प्रदेश में बात करते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो आंकड़े हमारे पास सामने आए, उसमें जो है वो सबसे ज़्यादा जो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है वो जो है वो कहाँ पर स्थित है। अगर हम कहाँ पर जो है वो है, अगर हम बुद्धिस्ट पॉपुलेशन की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो बौद्ध धर्म के लोग हैं, बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है, वो जो है वो कहाँ पर है, तो लाहौल स्पीति में जो है वो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा है। अच्छा, लाहौल स्पीति में कितने बुद्धिस्ट लोग जो हैं वो 2011 की जनगणना के अनुसार हैं, वो है 19,572। अगर हम बात करते हैं कि पूरे हिमाचल में बुद्धिस्ट पॉपुलेशन जो है वो कितनी है, तो पूरे हिमाचल में बुद्धिस्ट पॉपुलेशन जो है वो है 78,659। ये पूरे हिमाचल की बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है। अगर हम देखते हैं कि पूरे हिमाचल की जो पॉपुलेशन है उसका कितना परसेंट जो है ये बुद्धिस्ट पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करती है, तो 1.15% जो है ये बनती है। 1.15% जो है ये बनती है। पूरे हिमाचल की जो पॉपुलेशन है वो है 68,64,602। ये पूरे हिमाचल की पॉपुलेशन है। अगर हम 2001 से लेकर 2011 के बीच में देखते हैं कि ये बुद्धिस्ट पॉपुलेशन में कितनी ग्रोथ जो है वो हुई, तो इसमें जो है वो ग्रोथ हमें 11.57% जो है वो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन में ग्रोथ रेट अगर हम देखते हैं तो -6.80 जो है वो ग्रोथ रेट हुई। माइनस में जो है ये ग्रोथ रेट जो है वो हुई। कैसे माइनस में जो है ये ग्रोथ रेट हुई, अगर हम कंपेयर करते हैं 2001 के साथ 2011 की बुद्धिस्ट पॉपुलेशन को, तो ये जो है वो माइनस में जो है वो ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग ट्राइब्स कंज्यूम रॉ फ्लैश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की इनमें से कौन सी जनजाति ऐसी है जो कच्चे मांस का सेवन जो है वो करती है। तो हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जनजातियां जो है वो पाई जाती हैं। अब इनमें से भी एक ऐसी जनजाति है जो कच्चे मांस का सेवन जो है वो करती है, उसको पिशाचास जो है वो बोला जाता है। पिशाचेस वो होते हैं, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, पिशाचास ऐसे हैं जो कि कच्चे मांस का सेवन जो है वो हिमाचल में करते हैं और हिमाचल की ये जनजातियों में से जो है वो एक है। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की और भी जनजातियां दी गई हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि स्वांगला जनजाति दी गई है, गद्दी ट्राइब दी गई है, यहाँ पर पंगवाल ट्राइब दी गई है। स्वांगला के बारे में बात करें तो ये जो है वो हिमाचल प्रदेश की चंद्राभागा वैली, पत्तन वैली में जो है वो ट्राइब जो है देखने को मिलती है। इनके बीच में जो है वो मुख्य रूप से जो है त्रिलोकीनाथ मेला जो है वो होता है, जो कि अगस्त सितंबर के महीने में जो है वो होता है। दूसरा यहाँ पर गद्दी ट्राइब दी गई है। गद्दी ट्राइब की बात करें तो ये मुख्य रूप से कांगड़ा और चंबा के क्षेत्रों में देखने को जो है वो मिलती है। कांगड़ा और चंबा के क्षेत्रों में देखने को मिलती है। इनके बीच में जो मुख्य रूप से फेयर फेस्टिवल होते हैं उसमें जो है वो नुवाला एक आता है, जो कि भगवान शिव को जो है वो डेडिकेटेड होता है। वैसे चंबा में मिंजर मेला भी जो है वो मनाया जाता है। मिंजर मेले की अगर हम बात करते हैं तो मिंजर मेला जो है वो कौन से महीने में मनाया जाता है, ये अगस्त के महीने में जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, देखिए ये जो मिंजर मेले का क्वेश्चन है ना कि मिंजर मेला कौन से महीने में होता है, तो मिंजर मेले का क्वेश्चन कांस्टेबल के एग्जाम में भी पूछा गया था, तो ये डाउटफुल रहता है कि ये कौन से महीने में होता है। ये सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को जो है वो स्टार्ट होता है और थर्ड संडे ऑफ सावन मंथ तक चलता है। अगर हम मॉडर्न कैलेंडर में बात करते हैं तो जुलाई अगस्त के महीने में जो है वो होता है। तो जुलाई अगस्त के महीने में जो है ये मेला होता है। इसको लेकर कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि ये कहीं स्पेसिफिक अगस्त में होता है या जुलाई में होता है। तो मैंने प्रॉपर आपको बता दिया कि जुलाई अगस्त के महीने में जो है ये फेयर जो है वो होता है। और कहाँ पर होता है वो तो आपको पता ही है कि चंबा में जो है वो होता है। अक्सर जो है वो हाई कोर्ट के एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा गया था, जब पहले हाई कोर्ट का एग्जाम बहुत पहले हुआ था कि सूही मेला कौन से महीने में होता है, तो वो अप्रैल के महीने में जो है वो होता है। अगला यहाँ पर पंगवाल ट्राइब भी जो है वो दी गई है। पंगवाल ट्राइब के बारे में भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। पंगवाल ट्राइब वो ट्राइब है जो कि पांगी में जो है वो रहते हैं और पांगी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पांगी का हेडक्वार्टर जो है वो किलाड़ में जो है वो स्थित है। पंगवाल ट्राइब के बीच में हमारे पास जो है वो अलग अलग तरह के जो है वो
देवी देवता आते हैं जिनकी पूजा की जाती है, जैसे कि यहाँ पर मिंधल देवी की पूजा जो है वो की जाती है, शीतला देवी की पूजा यहाँ पर की जाती है, ठीक है, मशान देवी की पूजा यहाँ पर की जाती है। तो ये सब आपने यहाँ पर जो है पंगवाल ट्राइब के बारे में भी जो है वो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं ऑन दी रिवर स्ट्रीम इज चमेरा लेक। तो चमेरा लेक कौन सी रिवर पर जो है वो स्थित है, किस नदी धारा पर जो है वो स्थित है। अगर हम चमेरा लेक की बात करते हैं तो चमेरा लेक जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये रावी नदी पर जो है वो स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, रावी नदी की जब हम बात कर ही रहे हैं तो रावी नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में बहती है, और हिमाचल प्रदेश में जो है ये कितना किलोमीटर बहती है, कहाँ से जो है वो निकलती है, कहाँ कहाँ से होते हुए जो है वो बहती है, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। तो रावी नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में 158 किलोमीटर जो है वो बहती है। रावी नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में चंबा में चंबा में प्रवेश करती है, तो चंबा में खैरी नामक स्थान पर जो है वो चंबा को छोड़ देती है और फिर उसके बाद जम्मू में जो है प्रवेश कर जाती है। अच्छा, निकलने का सोर्स इसका क्या रहता है, कहाँ से जो है ये नदी जो है वो निकलती है। तो रावी नदी का आपने सिंपल सा ये ध्यान रखना है कि बड़ा भंगाल से जो है वो निकलती है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में जो है वो क्या क्या आता है, सयूल आ जाता है, छतराड़ी आ जाता है, तंतगिरी आ जाता है, भादल आ जाता है, साल भी इसकी एक सहायक नदी जो है वो आती है। रावी नदी इंपॉर्टेंट नदी है। चंबा शहर जो है वो रावी नदी के किनारे ही जो है वो बसा हुआ है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि चंबा शहर जो है वो कौन सी नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ है। तो चंबा शहर भी रावी नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ शहर है। यहाँ पर जो सियूल दिया गया है, सियूल भी रावी की सहायक नदी है। बुधिल यहाँ पर दिया गया है, ये भी रावी की जो है वो सहायक नदी है। और यहाँ पर जो है बैरा दिया गया है, ये भी जो है वो रावी की सहायक नदी है। अच्छा, रावी नदी का वैदिक नाम जो है वो क्या आता है, रावी नदी का वैदिक नाम जो है पुरुषानी आता है। तो इतना रावी नदी के बारे में क्लियर हुआ। चंबा में जो और भी इंपॉर्टेंट लेक्स आती हैं वो लेक्स भी आपने ध्यान रखने हैं कि चंबा में जो है वो कौन कौन सी प्रमुख लेक्स जो है वो आती हैं। लामाडल झील यहाँ पर आती है, यहाँ पर मणिमहेश झील आती है, यहाँ पर खजियार झील आती है, गढ़ासरू झील यहाँ पर आती है, चंद्रकूप झील यहाँ पर आती है, महाकाली झील जो है वो यहाँ पर आती है। अभी जो एग्जाम में पूछा गया था वो पूछा गया था कि कुमारवाह झील कहाँ पर आती है। तो पेपर में आपने देखा होगा कि जब पेपर में आप जाते हैं तो कन्फ्यूजन लेक्स को लेकर हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं होती है, आपने प्रॉपर जो है वो रिवीजन नहीं किया होता, पढ़ा ही होता है सिर्फ 2-4 बार, उससे वो बातें नहीं बनती जितना रिवीजन से जो है फायदा मिलता है। तो कुमारवाह लेक जो एग्जाम में पूछे गए था वो मंडी में जो है वो स्थित है। आगे बोलते हैं नियर विच टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज राहला वाटरफॉल। तो बोलते हैं कि ये राहला वाटरफॉल जो है वो हिमाचल के किस टाउन के समीप जो है वो स्थित है। राहला वाटरफॉल जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के मनाली टाउन के समीप जो है वो स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो मनाली इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, मनाली के समीप जो है ये राहला वाटरफॉल जो है वो आ जाता है। अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स की जो हिमाचल प्रदेश में जो है वो आते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वाटरफॉल जो है वो आते हैं। उन्हीं वाटरफॉल्स में हम देखते हैं कि एक जोगनी वाटरफॉल भी जो है वो आता है, ये भी जो है वो मनाली में ही जो है वो आता है। एक सतधार वाटरफॉल आता है, चंबा में आता है। कालिका वाटरफॉल आता है, चंबा में आता है। धांचो वाटरफॉल आता है, ये भी चंबा में आता है। एक जो है वो जाना वाटरफॉल आता है, ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो आता है। एक चैडविक वाटरफॉल आता है, ये बहुत ही आसान है। चैडविक वाटरफॉल जो है डिस्ट्रिक्ट शिमला में आता है। समरहिल के समीप जो है ये चैडविक वाटरफॉल जो है वो स्थित है। तो क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछता है कि ये जो चैडविक वाटरफॉल है ये कहाँ पर स्थित है। ये समरहिल के समीप जो है वो चैडविक वाटरफॉल स्थित है। एक भागसुनाग वाटरफॉल आता है जो कि मैक्लोडगंज के समीप स्थित है। मैक्लोडगंज धर्मशाला के समीप जो है ये वाटरफॉल जो है वो स्थित है। तो इतना आप वाटरफॉल्स के बारे में ध्यान रखिए। वाटरफॉल्स के बारे में भी जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो इतने कॉम्प्रिहेंसिव वे से हमने चीज़ों को पढ़ा है कि इतने अच्छे से चीज़ों को रिवाइज किया है, ये आपको नहीं भूलनी चाहिए, नहीं गलत आपकी ये चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, वाटरफॉल भी आपके रिवाइज हो गए। अगला क्वेश्चन जो है हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है विच राजा ऑफ नूरपुर प्रिंसली स्टेट बिल्ट अ तारागढ़ फोर्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ चंबा प्रिंसली स्टेट। तो पहले तो ध्यान रखना है कि ये तारागढ़ फोर्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो चंबा में जो है स्थित है, चंबा टेरिटरी में जो है ये आता है। अब बोलते हैं कि किस राजा ने, नूरपुर के किस राजा ने ये तारागढ़ का किला जो था वो बनवाया था चंबा के इस क्षेत्र में। तो नूरपुर के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम जगत सिंह था। जगत सिंह के द्वारा जो था ये बनवाया गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नूरपुर के राजा जो जगत सिंह थे उनके बारे में ध्यान रखना है कि इनका कार्यकाल 1619 से स्टार्ट होकर 1649 तक जो था वो इनका कार्यकाल रहा था। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान में काफ़ी अच्छे काम जो था वो करवाए थे। इनके जो है वो जहांगीर के साथ भी जो है वो अच्छे संबंध थे। जहांगीर जो है वो अपनी पत्नी नूरजहां के साथ जो था वो यहाँ की यात्रा पर भी जो था वो जगत सिंह के कार्यकाल पर आया था। नूरपुर का जो पुराना नाम था वो धमेरी हुआ करता था पहले। फिर जब जहांगीर अपनी पत्नी नूरजहां के साथ यहाँ पर आता है तो नूरजहां के सम्मान में जो है वो धमेरी का नाम जो है वो नूरपुर जो था वो रख दिया गया था। तो ऐसे ही नूरपुर का नाम जो था वो नूरपुर बना था, जहांगीर की पत्नी नूरजहां के सम्मान में जो था ये रखा गया था। कहा जाता है कि जहांगीर को ये जगह जो था वो बहुत पसंद आई, जहांगीर की पत्नी को भी ये जगह बहुत पसंद आई। वो यहाँ पर महल बनाना चाहते थे, परंतु
जगत सिंह बड़ा ही चालाक था, उसको लगा कि अगर इन्होंने यहाँ पर महल बना लिया तो उसके अस्तित्व को जो है वो खतरा हो सकता है। तो उसने क्या किया कि जहाँ पर वो महल बनाना चाहते थे वहाँ पर उसने कुछ अजीब तरह के लोग रख दिए जिनके गले में बड़े बड़े टॉन्सिल जो था वो हुए थे। अब जब उन लोगों को जहांगीर ने देखा तो उसने पूछा कि भाई ये क्या है, तो जगत सिंह ने जो था वो जवाब दिया कि यहाँ की हवा ही ऐसी है, पानी ही ऐसा है कि यहाँ के लोगों को ऐसा हो जाता है। अब नूरजहाँ बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, तो उन्होंने सोचा कहीं इसे भी ऐसा ना हो जाए, और वो वहाँ से चले गए थे। फिर वहाँ पर जो महल बनाने का एक प्लान था उसको ड्रॉप कर दिया गया था, वो प्लान जो है वो उन्होंने ड्रॉप कर दिया था, वहाँ पर महल नहीं बनाया गया था। अब जगत सिंह के बारे में एक और बात आपने ध्यान रखनी है कि जगत सिंह और उसके पुत्र राजरूप ने जो था वो मुगलों के खिलाफ जो था वो बाद में चलकर विद्रोह भी किया, मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसको दबाने के लिए जो था वो उस टाइम शाहजहां हुआ करता था, शाहजहां ने मुराद बख्श को जो था वो भेजा था। शाहजहां के कार्यकाल के दौरान जो है ये विद्रोह जो था वो किया गया था, और इस विद्रोह को दबाने के लिए शाहजहां ने मुराद बख्श को जो था वो अपॉइंट किया था। मुराद बख्श जो था वो इस विद्रोह को दबाने के लिए जो था वो आया था। इतना सब ध्यान रखिए। अच्छा, नूरपुर की स्थापना, नूरपुर जिसको धमेरी कहते हैं, उसकी स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी? तो नूरपुर की स्थापना जेठपाल के द्वारा की गई थी। लगभग 1000 ईस्वी पूर्व जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। नूरपुर के राजा हुआ करते थे भीमपाल। भीमपाल जो था वो सिकंदर लोधी के समकालीन थे, और नूरपुर के राजा जसपाल हुआ करते थे जो कि अलाउद्दीन खिलजी के जो था वो समकालीन थे। तो नूरपुर के राजाओं के बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने ध्यान रखने। अच्छा, एक और क्वेश्चन तो रहेगी है नूरपुर का कि नूरपुर के अंतिम शासक कौन थे? नूरपुर के अंतिम शासक की बात करते हैं तो वीर सिंह जो था वो नूरपुर के अंतिम शासक हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRCA के TGT एग्जाम के लिए, JBT एग्जाम के लिए, या फिर आने वाले हाईकोर्ट एग्जाम के लिए, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर के लिए, और भी आने वाले अपकमिंग एग्जाम है, तो आप हमारे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज है जो आने वाले एग्जाम्स में जो है वो आपकी काफ़ी हेल्प करने वाली है, आपकी स्टडी को एक प्रॉपर शेप देने वाली है। जो भी आपकी छोटी छोटी कमियां रह जाती हैं उन कमियों को दूर कर कर आपको ये मेरिट में एक अच्छा रैंक लाने में, और मेरिट में आपको एक प्रॉपर जो है जो आपका कट ऑफ से जो है वो आप दूर रह जाते हैं, उसमें जो है वो आपको हेल्प करेगी कि आप कट ऑफ से दूर ना रहें, जो 2-4 नंबरों का गैप है उसको पूरा करें। और अगर आप खुद से भी पढ़ाई करते हैं तो आपके रिवीजन में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, मतलब आपकी स्टडी को ये पूरा करने वाली है, 100% करने वाली है। इस टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। स्लॉट 1 और स्लॉट 2 के लिंक्स जो हैं वो ऑलरेडी फुल हो चुके हैं। स्लॉट 3 के लिंक्स हमने जनरेट किए हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। स्लॉट 3 में लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स पर ये डिस्काउंट है, लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर है, जहाँ से आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्लॉट 3 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में है, यहाँ से ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट वाज द कॉम्प्लायंस परसेंटेज इन हिमाचल प्रदेश इन 2013 व्हेन इट वाज डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट इन इंडिया। तो बोलते हैं कि 2013 में हिमाचल प्रदेश में अनुपालन प्रतिशत क्या था जब इसे भारत का पहला धुआं मुक्त राज्य घोषित किया गया था? देखो, भारत का पहला धुआं मुक्त राज्य जो था वो हिमाचल प्रदेश बना था, और 2013 में जो था वो बना था। तो यहाँ पर बोलते हैं, यहाँ पर जो कॉम्प्लायंस परसेंटेज हुआ करता था उस टाइम वो क्या हुआ करता था? तो यहाँ पर अगर हम कॉम्प्लायंस परसेंटेज की बात करते हैं तो वो 84.52% जो था वो हुआ करता था। ये 84.52% हुआ करता था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अच्छा, मान लो अगर ये एग्जाम क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो ये पॉइंट टू पॉइंट और डायरेक्टली ही जो है वो पूछा जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि हिमाचल को कब स्मोक फ्री स्टेट जो था वो डिक्लेयर किया गया था, ऐसा कर कर कुछ क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। तो इतना सब आप यहाँ से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कियारदादून वैली। तो बोलते हैं कि कियारदादून वैली, कियारदादून घाटी जो है वो कहाँ प्रसिद्ध है? ये कियारदादून वैली जो है वो हिमाचल प्रदेश के जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आती है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। ये सिरमौर वही डिस्ट्रिक्ट है जहां पर जिंजर की प्रोडक्शन बहुत अच्छी जो है वो होती है, और ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट वही है जहां पर कियारदादून घाटी आती है। कियारदादून घाटी को पोंटा वैली भी जो है वो बोला जाता है। ये जो कियारदादून घाटी आती है ये जो है वो मारकंडा और धराती रेंज के बीच में जो है वो आती है। यमुना नदी यहाँ से बहती हुई जो है हो जाती है। तो यमुना नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। यमुना नदी को जो वैदिक नाम है वो कालिंदी जो है वो इसका वैदिक नाम जो है वो आ जाता है। अब कालिंदी इसका वैदिक नाम आ जाता है। सिरमौर जो है, सिरमौर के 2 भाग बनते हैं, एक सिसगिरी एक ट्रांसगिरी। तो एक गिरी नदी यहाँ से होते हुए बहती है जो कि सिरमौर को 2 भागों में डिवाइड कर देती है। एक सिसगिरी बन जाता है, एक ट्रांसगिरी जो है वो बन जाता है। गिरी नदी निकलती कहाँ से है? तो गिरी नदी जो है वो कुप्पर पीक से जो है वो निकलती है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ऐसी और भी इंपॉर्टेंट वैलीज जो है वो आती हैं। हम सोलन डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर देख रहे हैं। सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो है कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वैलीज जो है वो आती हैं? सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो है वो सफरू वैली जो है वो आती है, दून वैली यहाँ पर आती है, सरसा वैली यहाँ पर आती है, कुनिहार घाटी यहाँ पर आती है। चंबा में रावी वैली आती है। रावी वैली को वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी बोलते हैं, या फिर चंबा वैली को ही हनी एंड मिल्क भी जो है वो बोला जाता है।
यहाँ पर मंडी ऑप्शन में जो है वो दिया गया है। मंडी में जो है बल वैली जो है वो आती है। बल वैली को सुंदरनगर वैली भी बोलते हैं और मंडी की ये मोस्ट फर्टाइल वैली जो है वो कही जाती है। इसके अलावा जो है वो यहाँ पर जो ऊना नहीं ऑप्शन में दिया गया है, ऊना में एक सवां वैली जो है वो आती है। सवां वैली को रिवर ऑफ सौर, सवां नदी भी यहाँ पर बहती है जिसको रिवर ऑफ सौरो जो है वो बोलते हैं। मंडी में जो है, मंडी की बात हो रही थी तो मंडी में एक चुहार वैली भी जो है वो आती है। उस चुहार वैली को भी आप ध्यान रखना। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट वैली जो है वो यहाँ पर आती हैं। अब हिमाचल प्रदेश में वैसे तो बहुत सारी वैली आती हैं, जैसे कि बसपा वैली जिसको सांगला वैली भी जो है वो बोलते हैं, पब्बर वैली आती है, पब्बर वैली को रोहड़ू वैली के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो उन सब वैलीज़ को जो है वो आप अलग से जो है वो एक पेपर पर लिख सकते हैं ताकि रिवीजन करने में जो है वो आपको हेल्प मिलती रहे। तो इतना सब आप यहाँ से जो है वो ध्यान रख सकते हैं अच्छे से। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच लेक इज सोर्स ऑफ भागा रिवर। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सी नदी जो है वो भागा नदी का जो है वो स्रोत है। दो नदियाँ बहती हैं, एक चंद्रा नदी, एक भागा नदी। आगे चलकर ये चेनाब का रूप जो है धारण कर लेती हैं। अब बोलते हैं कि कौन सी नदी जो है भागा रिवर का जो है वो सोर्स है। भागा रिवर का सोर्स जो है वो सूरजताल लेक जो है वो आती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये सूरजताल लेक कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है? सूरजताल लेक जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आती है। लाहौल स्पीति में एक चंद्रताल लेक आती है, एक सूरजताल लेक आती है। चंद्रताल लेक जो है उसको लोहित्या सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। और जो सूरजताल लेक है, ये जो है सूरजताल लेक जो है यहाँ से भागा नदी भी निकलती है और भागा नदी का उद्गम स्थल जो है बारालाचा दर्रे के समीप जो है वो आता है। चंद्रा और भागा ये आगे चलकर बनती हैं। होता ऐसे है कि चंद्रा भागा दो अलग अलग नदियाँ बहती हैं, निकलती हैं अलग अलग सोर्सेज से। आगे चलकर ये तांडी नामक स्थान पर एक साथ जो है मिल जाती हैं, फिर आगे चलकर बहती हैं, चंबा में ये एंटर कर जाती हैं। चंबा में जो है वो ये एंटर करती हैं तो चंबा में आगे चलकर ये चेनाब के नाम से जानी जाती हैं। और चेनाब जो है वो ऐसी नदी है हिमाचल प्रदेश की जो इन टर्म ऑफ वॉल्यूम जो है वो सबसे बड़ी नदी जो है वो आती है। चेनाब नदी 122 किलोमीटर जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो बहती है। चेनाब नदी जो है पांगी वैली में एंटर करती है भुजिंद नामक स्थान पर और चंबा को जो है ये छोड़ देती है संसारी नाला के समीप। संसारी नाला के समीप छोड़ने के बाद ये चंबा को छोड़ती है जब तो कश्मीर में एंटर कर जाती है। कश्मीर की भी पोडर वैली में जो है वो एग्जैक्टली जो है वो ये एंटर कर जाती है। यहाँ पर नाको लेक दिया गया है। नाको लेक जो है वो किन्नौर में जो है वो आती है। यूनामसो लेक जो है वो दिया गया है। ये यूनामसो लेक जो है वो कहाँ पर आती है? यूनामसो लेक का ध्यान रखना है, ये लाहौल स्पीति में ही जो है वो यूनामसो लेक जो है वो आती है। तो यूनामसो लेक ध्यान रखें, ये लाहौल स्पीति में आती है। लाहौल स्पीति में चंद्रताल, सूरजताल, यूनामसो, विशाल ताल भी यहाँ पर आता है, दीपक ताल भी जो है वो यहाँ पर आता है और लाहौल स्पीति में ढंकर लेक भी जो है वो एक आती है। तो इतनी लेक जो है लाहौल स्पीति में आती हैं। किन्नौर की अगर हम बात करते हैं तो नाको लेक तो किन्नौर में आती ही आती है। नाको के अलावा सुरंग लेक भी यहाँ पर जो है वो आती है। तो नाको और सुरंग ये दो लेक्स हैं जो कि किन्नौर में आती हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच कमीशन वाज सेट अप बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इन 2011 टू लुक इनटू द बेनामी लैंड डील्स इन दी स्टेट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कौन से आयोग की स्थापना की गई थी 2011 में जो सरकार के द्वारा जो है वो बेनामी भूमि सौदे की जांच करने के लिए जो है वो गठित किया गया था। तो एक कमीशन यहाँ पर सेटअप किया गया था। ये कमीशन जो था वो 2011 में सेटअप किया गया था बेनामी लैंड की जांच करने के लिए, जो बेनामी भूमि सौदे हैं उनकी जांच करने के लिए उसको सेटअप किया गया था। ये था कमीशन डीपी सूद कमीशन। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन पूछने वाला एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि ये जो डीपी सूद कमीशन था ये कब अपॉइंट किया गया था? तो ये 2011 में जो था वो अपॉइंट किया गया था। अच्छा, किसकी अध्यक्षता में ये अपॉइंट किया गया था? तो ये डीपी सूद की अध्यक्षता में ही जो था वो अपॉइंट किया गया था। ये भी पता होना चाहिए। इसने जो जांच करनी थी वो कब से लेकर कब तक की बेनामी लैंड की करनी थी? तो 2003 से लेकर 2011 तक की बेनामी लैंड की इसने जो था वो जांच करनी थी। अब देखो, जांच जब करेगा कोई भी कमीशन तो वो कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को तो फॉलो करेगा ही करेगा। तो इसने देखना था कि हिमाचल प्रदेश का जो लैंड एंड टेनेंसी रिफॉर्म एक्ट है 1972 का, उसकी वायलेशन जिन लोगों ने की है, जहां जहां पर उसकी वायलेशन की है, उसकी जो था वो इसने जांच करनी थी। तो 1972 का जो हिमाचल प्रदेश लैंड एंड टेनेंसी रिफॉर्म एक्ट था उसकी जो वायलेशन किसी ने की थी उसके ऊपर ये जाँच करना था। और इस कमीशन के द्वारा जो रिपोर्ट अपनी सबमिट की गई थी वो मई महीना 2012 में जो था वो अपनी रिपोर्ट जो था फाइनली सबमिट की गई थी। तो मई महीने में ये अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करता है। 2011 में इसको अपॉइंट किया गया था। क्यों इसको अपॉइंट किया गया था? इसकी अध्यक्षता जो था वो कौन कर रहा था? डीपी सूद जो था वो इसकी अध्यक्षता जो था वो कर रहे थे और उनके नाम पर ही ये डीपी सूद कमीशन जो था वो पड़ा भी था। डीपी सूद नाम इसका कैसे पड़ा? क्योंकि डीपी सूद इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 2003 से लेकर 2011 तक के मामलों की इसने जो था वो जांच करनी थी हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं एट विच प्लेस इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश देयर इज अ याक ब्रीडिंग फार्म। तो बोलते
देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर जो है ये याक ब्रीडिंग फार्म जो है वो आता है। तो हिमाचल प्रदेश में इस तरह के अलग अलग फार्म जो है वो स्थित है। एक याक ब्रीडिंग फार्म भी जो है वो हिमाचल प्रदेश में आता है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के लरी में जो है ये याक ब्रीडिंग फार्म जो है वो आता है। लरी कहाँ पर आता है? ये लाहौल स्पीति में जो है वो आता है। लाहौल स्पीति में ही हमें जो है वो हॉर्स ब्रीडिंग फार्म भी देखने को मिलता है। ये जो हॉर्स ब्रीडिंग फार्म यहाँ पर देखने को मिलता है, ये हॉर्स ब्रीडिंग फार्म जो है वो कहाँ पर है? ये भी लरी में ही स्थित है। जहाँ पर हॉर्स ब्रीडिंग फार्म स्थित है वहीं पर याक ब्रीडिंग फार्म स्थित है। मतलब एक साथ ही यहाँ पर जो है वो याक के साथ घोड़े के साथ याक जो है वो रखे जाते हैं। अच्छा, और भी क्या कोई क्वेश्चन यहाँ से बनता है? वैसे तो हमारे पास ब्रीडिंग फार्म्स के ऊपर जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, परंतु हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है कि कितने हॉर्स जो है वो हमारे पास 31 दिसंबर 2024 तक यहाँ पर थे लरी फार्म में। तो लरी फार्म में जो हॉर्सेज हमारे पास थे वो 70 हॉर्सेज जो था वो हमारे पास थे यहाँ पर दिसंबर 2024 तक। और याक्स की संख्या जो था वो कितनी थी? याक्स की संख्या यहाँ पर 48 जो था वो थी। ये एक आंकड़ा जो था वो हमारे पास लाइफ स्टॉक का जो है वो सामने आया था दिसंबर 2024 का, जो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग बनता है, उसको आपने ध्यान रखना है। हमारे पास फार्म्स की जब बात हो रही है तो हमारे पास अंगोरा रैबिट फार्म भी जो है वो आता है। ये जो अंगोरा रैबिट फार्म आता है ये कहाँ पर आता है? ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो है वो आता है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में भी कहाँ पर आता है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के कंदवारी में जो है ये आता है। मंडी में कहाँ पर आता है? मंडी के नगवाएं में जो है ये आता है। मंडी के नगवाएं में आता है और कांगड़ा के जो है वो कंदवारी में जो है ये हॉर्स ब्रीडिंग फार्म में जो है हॉर्स ब्रीडिंग फार्म जो है वो स्थित है। अच्छा, हॉर्स ब्रीडिंग फार्म का आपको पता चल गया कि कहाँ पर याक ब्रीडिंग फार्म है। अंगोरा रैबिट जो ब्रीडिंग फार्म है वो कहाँ पर स्थित है। हमारे पास वैसे ही शीप ब्रीडिंग फार्म भी आता है, भेड़ों का प्रजनन केंद्र भी स्थित आता है। ये हमने कुछ दिन पहले ही वैसे मिशन एलाइड में रिवाइज की था। एक जियोरी में आता है, जियोरी डिस्ट्रिक्ट शिमला में आता है जहाँ पर ये शीप ब्रीडिंग फार्म स्थित है। हमारे पास एक ताल में आता है, ताल हमीरपुर में आता है जहाँ पर ये जो है वो शीप ब्रीडिंग फार्म है। कड़छम में आता है, कड़छम किन्नौर में आता है जहाँ पर ये शीप ब्रीडिंग फार्म जो है वो स्थित है। हमारे पास एक जो है वो रैम ब्रीडिंग फार्म भी आता है। रैम सेंटर इसको बोलते हैं। रैम सेंटर जो है वो कहाँ पर आता है? ये मंडी के नगवाएं में जो है वो आता है। मंडी के नगवाएं में ये रैम मेंढों का सेंटर जो है वो आता है। तो रैम के बारे में भी ध्यान रखना, शीप के बारे में भी ध्यान रखना, अंगोरा रैबिट के बारे में ध्यान रखना, याक के बारे में ध्यान रखना, हॉर्स के बारे में ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो कभी गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और आपका क्वेश्चन गलत होता है तो इसका मतलब आप मेरिट में कभी फॉल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में जब गलत हो जाता है ना तो बेसिक क्वेश्चन आपको बहुत पीछे ले जाता है। टफ क्वेश्चन तो सबके गलत होते हैं, परंतु जब बेसिक क्वेश्चन गलत होते हैं तब मेरिट में आप बहुत पीछे खिसक जाते हैं। तो कोशिश करें कि प्रॉपर प्रैक्टिस रखें। उस प्रैक्टिस से जो है वो आपको काफ़ी हेल्प मिलती है कि आप जो है वो आसान क्वेश्चंस को तो आप जो है वो कभी गलत करते ही नहीं है, परंतु टफ क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी आप एलिमिनेशन मेथड लगाकर जो है वो सही आंसर जो है वो टिक कर ही देते हैं। तो ये कोशिश आपकी हमेशा ही रहनी चाहिए कि आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर हो, जिसके कारण आपकी आंसर जो है वो प्रॉपर हो सके। आज की क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं डिस्कस, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोलते हैं एट चिंतपूर्णी टेम्पल 3 बिग फेयर आर हेल्ड। ये चिंतपूर्णी टेम्पल ऊना में आता है। बोलते हैं 2 ऑफ देम हेल्ड ड्यूरिंग नवरात्रास, कि 2 जो है वो नवरात्रों में होते हैं, एंड द 3rd इज हेल्ड ड्यूरिंग। तो बोलते हैं कि चिंतपूर्णी मेला ऊना में आता है। यहाँ पर 3 बड़े मेले जो है वो साल में लगते हैं। ये 3 बड़े मेले साल में लगते हैं, इनमें से 2 मेले जो है नवरात्रों में हो जाते हैं और तीसरा सबसे बड़ा मेला यहाँ पर कब लगता है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। अभी आप कमेंट कर बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने मिशन एलाइड के इससे पिछले पार्ट में पहला ही क्वेश्चन डिस्कस किया था और काफ़ी डिटेल से जो था मैंने इसके बारे में आपको बताया था। पहला क्वेश्चन था, डिटेल से बताया था। अभी आप कमेंट कर अपना आंसर बताइए। पहले तो आंसर देख लीजिए क्या क्या है ऑप्शंस में दिए हुए, तो आंसर कमेंट कर आप बताइए। हाँ, टेलीग्राम पर अगर आपने हमें अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया है, जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ, इंपॉर्टेंट जो है नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें रहती हैं वो मिल जाती हैं। तो टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर टाइमली ज्वाइन कर लें ताकि आपको हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहे जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहती हैं। तो इतना सब था आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग वेरी पेशेंसली।